Good morning, dear students. Myself संतोष कुमार कुंडारा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज का हमारा टॉपिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर मैकेनिक्स से है और टॉपिक है हेड एंड कॉलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पिछले वीडियो में हमने इस टक्कर का अध्ययन एल फ्रेम या फिर यूँ कहें कि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में किया है। आज इसकी स्टडी हम द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में करेंगे। स्टडी की शुरुआत करें उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र आपका क्या है। सेंटर ऑफ मास के बारे में आप पिछले कुछ वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, वो 2 पार्टिकल के लिए या मैनी पार्टिकल्स के लिए क्या है। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र की, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र, इस फ्रेम में जो आपका द्रव्यमान केंद्र होगा उसका वेग VCM जिससे आप रिप्रेजेंट करोगे इट विल बी 0, या फिर यूँ कहें कि इसको आप C फ्रेम कह रहे हैं, इसमें VCM का मान 0 होगा। अब यदि VCM का मान 0 है तो हम जानते हैं कि संवेग और जो वेग में रिलेशन है P इक्वल टू M VCM इक्वल टू इट विल बी आल्सो 0। क्योंकि VCM का मान 0 है तो संवेग का मान भी 0 होगा। यहाँ पर ये जो संवेग है ये कुल कणों के योग है, ना कि अलग अलग कणों का। तो VCM का मान 0 हो गया और संवेग का मान भी 0 है, इसलिए इसका दूसरा नाम शून्य संवेग या 0 मोमेंटम, शून्य संवेग निर्देश तंत्र भी होता है। ये तो बात है इसकी प्रॉपर्टीज की या फिर ये कहें इसकी डेफिनेशन की। अब हम इस फ्रेम में स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं, तो कुछ घटनाओं की जब आपने स्टडी आपने प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में या फिर एल फ्रेम में करी तो उनकी कैलकुलेशन इतनी आसानी से नहीं हो सकी। तो उसके लिए आप कौन सा फ्रेम यूज करेंगे, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो आज का हमारा टॉपिक है हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, और इस कॉलिजन में हम ये देखेंगे कि टक्कर के बाद जो इनके वेग हैं, फाइनल जो वेग हैं V1 डैश और V2 डैश, उनके मान कितने प्राप्त हो रहे हैं। शुरुआत करते हैं। माना 2 कण हैं जिनके मास या द्रव्यमान M1 और M2 है। सेंटर ऑफ मास जो फ्रेम है CM फ्रेम, उसमें टक्कर से पहले वेग बिफोर कोलिजन, टक्कर से पहले जो वेग हैं वो हम U1 डैश और U2 डैश कंसीडर कर लेते हैं, और आफ्टर कोलिजन टक्कर के बाद V1 डैश और V2 डैश कंसीडर कर लेते हैं। तो आपको क्या ज्ञात करना है, V1 डैश और V2 डैश के मान निकालने हैं। तो शुरुआत करेंगे हम उसके लिए द्रव्यमान केंद्र की स्थिति से। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति या उसकी स्थिति सदिश। अब चूंकि 2 पार्टिकल सिस्टम है इसलिए RCM का मान, जैसा कि आप शुरुआत की वीडियो में पढ़ चुके हैं, RCM का मान होगा M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। डायग्राम से इसको शो करना चाहें इस तरह से, 2 पार्टिकल हैं, एक का स्थिति सदिश R1 है और दूसरे का स्थिति सदिश R2 है। जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका पोजीशन वेक्टर आप RCM कंसीडर कर सकते हैं। तो RCM का जो फॉर्मूला है इट इज M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा VCM इट विल बी M1 U1 प्लस M2 U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड कैसे प्राप्त करेंगे आप? समीकरण नंबर 1 का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर आपको समीकरण नंबर 2 प्राप्त होती है। अब आपने क्या प्राप्त कर लिया है? द्रव्यमान केंद्र का वेग प्राप्त कर लिया है। तो u1 डैश का मान कितना होगा? अब इसलिए टक्कर से पहले प्रथम कण का cm फ्रेम में वेग, और इसका मान होगा u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस vcm। u1 डैश इक्वल टू u1 माइनस vcm। u1 डैश इक्वल टू u1, vcm का मान क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। m1 u1 प्लस m2 u1 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पर ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, और u1 का जो मान होगा, u1 डैश का सॉरी, ये हो जाएगा m2 u1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये किसका मान है? टक्कर से पहले प्रथम कण का वेग है द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। इसी प्रकार टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग u2 डैश, उसका मान आपको ज्ञात करना है। इसी प्रकार टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग कौन से फ्रेम में? cm फ्रेम में। उसकी वैल्यू हो जाएगी u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस vcm। इस प्रकार से u1 डैश इक्वल टू क्या है? u1 माइनस vcm। उसी प्रकार से u2 डैश इक्वल टू u2 माइनस vcm। इसकी वैल्यू यदि निकालना चाहें तो u2 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज इक्वल टू u2 डैश। So u2 dash equal to m1 u2 dash plus m2 u2 dash minus m1 u1 minus m2 u2 divided by m1 plus m2। यहाँ पर भी ये टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हैं। तो फाइनल वैल्यू जो आपको मिलेगी u2 डैश इक्वल टू m1 u2 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। क्वेश्चन नंबर 4। तो दो समीकरण आपके पास प्राप्त हो गई, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि टक्कर से पहले दोनों कणों के वेग को व्यक्त कर रही है। अब इन्हीं वेगों का यूज करते हुए हम ये देख लेते हैं कि टक्कर से पहले जो संवेग है उसका मान कितना प्राप्त हो रहा है। उसके लिए u1 डैश और u2 डैश दोनों के वेग सामने हैं। इसलिए टक्कर से पहले संवेग का मान सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, टक्कर से पहले कितना हो जाएगा? संवेग m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश
u1 डैश का मान समीकरण 3 से रख देंगे और u2 डैश का मान समीकरण नंबर 4 से। m1 m2 u1 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये तो वैल्यू हो गई u1 की, प्लस m2 u2 डैश का मान है m1 u2 माइनस m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 3। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। सो m1 m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस m1 m2 u2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m1 m2 u2 वेक्टर m1 प्लस m2 माइनस m1 m2 u1 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, इक्वेशन नंबर 6। तो इस तरह से टक्कर से पहले का जो संवेग है उसका मान ज्ञात कर रहे हैं। फाइनल वैल्यू जो आएगी वो आप देख पा रहे हैं m1 m2 u1 अपॉन m1 प्लस m2। जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट टर्म से कैंसिल हो रही है और सेकंड और थर्ड जो टर्म है आपस में कैंसिल आउट हो रही है। तो कुल मिला के टक्कर से पहले का जो संवेग है उसका मान कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 0 प्राप्त हो रहा है इस वाली इक्वेशन का, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू 0। m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश इक्वल टू 0 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से u2 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी? u2 डैश इक्वल टू हो जाएगा माइनस m1 अपॉन m2 और u1 डैश। इसी प्रकार ये तो बात हो गई टक्कर से पहले की। अब यदि टक्कर के बाद बात करें तो उसका जो समीकरण प्राप्त होगा वो होगा m1 v1 डैश, इसी को फॉलो करते हुए लिख सकते हैं आप m2 v2 डैश इक्वल टू 0, और इस समीकरण से आप v2 डैश का मान ज्ञात करोगे। इसलिए v2 डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस m1 अपॉन m2 और ये हो जाएगा v1 डैश। समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8। समीकरण 7 किसको व्यक्त कर रहा है? u2 डैश, और u2 डैश क्या है? टक्कर के बाद द्वितीय कण, टक्कर से पहले द्वितीय कण का वेग है, और v2 डैश क्या है? टक्कर के बाद द्वितीय कण का वेग है, जो कि आपको u1 डैश और v1 डैश के टर्म्स में प्राप्त हो रहे हैं। अब इन्हीं समीकरणों का प्रयोग करते हुए आप जो ऊर्जा संरक्षण का नियम है उसको फॉलो करेंगे और ये देखेंगे कि जो फाइनल वेग है वो कितने प्राप्त हो रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।